तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो पहला टेस्ट हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन में, उसके आंसर्स किस तरह से लिखे जा सकते थे। लोग, मैं इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रायर गाइडलाइंस देना चाहूंगा या बताना चाहूंगा। जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट होना चाहिए दैट शुड बी क्या, कि आप क्वेश्चन को ठीक से समझिए। अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ रहे हैं तो आप कुछ भी आंसर लिख रहे हैं, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दीजिएगा आपको मार्क्स मिलेंगे। यू हैव टू फुलफिल द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। गॉट द पॉइंट? ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि मैं यहाँ पर आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल वैसा ही आंसर लिखिए जैसा मैं चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। आपका मींस का जो पेपर होता है वो अपने आप में एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को साथ रखिएगा। ठीक है। बस मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूं हर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इस तरह के पॉइंट्स हो सकते थे और ये एक फॉर्मेट हो सकता था इस क्वेश्चन का। ठीक है ना? क्लियर है? तो विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, जो आपका सेक्शन ए है इसके अंदर यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो था वो सेक्शनल टेस्ट था। हमारे इनिशियल 4 टेस्ट जो है वो सेक्शनल टेस्ट है और फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट ये है। ठीक है ना? तो ये जो पेपर था वो सेक्शनल था, तो इसीलिए इसका फॉर्मेट जो है वो आपके एक्चुअल एग्जाम के फॉर्मेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। गॉट द पॉइंट? जैसे ही हम लोग फुल लेंथ टेस्ट में पहुंचेंगे तो फिर आपका फॉर्मेट एग्जैक्टली आपके एक्चुअल एग्जाम जैसा हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर था क्या कि आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे, 7 में से 5 क्वेश्चन आपको करने थे। खैर हम तो साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो सीधे आपको क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। हाइपोथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में वो बताना है। तो यहाँ पर क्या तरीका हो सकता है कि आप स्टार्ट कीजिए। कहां से आप स्टार्ट करेंगे कि कीवर्ड को समझाकर। इस पूरे क्वेश्चन का मेन कीवर्ड क्या है? इस पूरे क्वेश्चन का कीवर्ड है हाइपोथेसिस। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस से। आप बताइए हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च व्हिच नीड्स टू बी प्रूवन, जिसको आप प्रूव करने चल रहे हैं। फिर ये आपका इंट्रो हो गया, डेफिनेशन के साथ ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर एक पैराग्राफ डालिए जिसमें आप हाइपोथेसिस के कुछ सैलिएंट फीचर लिख सकते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ऑल्दो इट शुड बी बेस्ड ऑन, मतलब ऑल्दो इट इज इमेजिनरी बट इट शुड नॉट बी कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी। ये सब तरह का आप लिखेंगे एक पैराग्राफ जिसमें आप बता देंगे हाइपोथेसिस के बारे में। फिर चाहे तो आप सीधे एक हेडिंग बना सकते हैं कि इंपॉर्टेंस इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। ठीक, तो इंपॉर्टेंस क्या है? अब उसमें आएंगे तो आप 2-3 पैराग्राफ के रूप में बता सकते हैं या पॉइंट के फॉर्म में भी आप बता सकते हैं। फिर मार्कर है, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप बताइए कि हाइपोथेसिस क्या होता है, कि इट एक्ट्स एज अ गाइड। ये मतलब रिसर्चर को डेविएट होने से रोकता है, उसको बांध कर रखता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलते रहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आप बताइएगा कि क्या है कि एक हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या करता है कि आपको बायस होने से या डेविएट होने से बचाता है। आप रिसर्चर को जो है वो डेविएट होने से बचाता है। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च डिजाइन फॉर्म करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि आप पहले से कुछ मानकर चल रहे होते हैं, तो एक पूरा रिसर्च डिजाइन बनाने में भी आपकी ये मदद करता है। The next point which you will add here is कि एक हाइपोथेसिस क्या करता है, हाइपोथेसिस सही हो जाने पर वो थीसिस बन जाता है, और अगर ये गलत भी हो गया तो ये अनदर थीसिस बनाने में आपकी मदद करेगा। तो एक हाइपोथेसिस पास भी हो जाए तब भी वो आपकी मदद कर रहा है, फेल भी हो जाए तब भी आपकी मदद कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस ये हो गया आपके इंपॉर्टेंसेस। और भी कुछ आप डाल सकते हैं, बट इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते थे। कंक्लूड करते हुए जाइएगा तो कंक्लूड करते हुए बोलिएगा क्या कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन जो है वो एक बहुत क्रूशियल पार्ट है किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च का, विच जनरली इज फॉलोड बाय व्हाट, वेरियस रिसर्चर्स। इस तरह से आप बता दीजिएगा। आप चाहें तो इसमें एक मतलब अगर थोड़ा सा और इनोवेटिव आप अगर बनना चाहते हैं तो आप एक एग्जांपल देकर बता सकते हैं किसी भी रिसर्च से रिलेटेड। जैसे कोई एक एग्जांपल दे दीजिएगा कि अगर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी, तो आप एक हाइपोथेसिस अपने लेवल पर बिल्ड कर सकते हैं कि दोज हु आर एट द बॉटम ऑफ हायरार्की इन कास्ट सिस्टम आर एसोसिएट और आर मेजरली पुअर। तो अब ये एक हाइपोथेसिस हो गया। अब आप इसको रिसर्च कीजिएगा और आप उसी मतलब एग्जांपल के रूप में बता दीजिएगा कि व्हाइल स्टडीइंग मतलब और भी फैक्टर ऐड हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही भी हो सकती है। तो इस तरह से आप एग्जांपल के थ्रू भी इस बात को बता सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी विद एग्जांपल। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सोशल मोबिलिटी क्या है? चाहे तो पियरे बोर्डियू को आप के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। पियरे बोर्डियू की बुक ही है इसी नाम से, सोशल मोबिलिटी।
तो उनका ही नाम लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए सोशल मोबिलिटी क्या है? चेंज इन मतलब पीपल्स स्ट्रेटा और सेम स्ट्रेटा में पोजीशन का चेंज होना, यही है आपकी सोशल मोबिलिटी। ठीक, फिर पैरा चेंज कीजिए, पैरा चेंज करके बताइए कि सोशल मोबिलिटी जो है वो जनरली ओपन सिस्टम्स में देखी जाती है, क्लोज्ड सिस्टम में सोशल मोबिलिटी नहीं मानी जाती है। ठीक है ना? ये पैराग्राफ मैं यहाँ पर क्यों ऐड करवा रहा हूँ, इसका पता चलेगा कि कंक्लूजन में हम इसको ऐड करेंगे। फिर आप बता दीजिए कि सोशल मोबिलिटी किस किस टाइप की होती है। तो पहला वर्टिकल, अब वर्टिकल में भी दो पार्ट बनाइए, अपवर्ड और डाउनवर्ड। फिर हॉरिजॉन्टल, एग्जांपल देना है क्योंकि एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबके एक एक एग्जांपल देते चलिए। फिर इंटरजेनरेशनल, इंट्राजेनरेशनल, फिर उसके बाद बताइएगा क्या कि इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव। इस सब तरह के आप 4 5 6 ये देखिए, सबके बारे में अगर दो दो लाइन भी लिखेंगे तो आराम से आपके 7 8 पॉइंट हो गए। फिर कंक्लूजन में डालिएगा कि अकॉर्डिंग टू आंद्रे देते इवन in so called open systems there is some degree of resistance and even in closed system there is always certain degree of openness है। एग्जांपल डाल दीजिएगा, सेंसिटाइजेशन खत्म, क्लियर। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, इज सोशियोलॉजी अ साइंस ऑफ सोसाइटी? इवैल्यूएट करना है यहाँ पर इस बात को। ठीक, चलिए स्टार्ट कर सकते हैं आप साइंस को डिफाइन करके। ठीक है ना? साइंस को डिफाइन करके कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन ऑफ चेंजेबल नॉलेज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल फैक्ट्स। आप फिर बताइए कि सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ पैटर्न ऑफ इंटरैक्शंस। ठीक, आप सीधे आ जाइए सेकंड पैराग्राफ में, क्या इनिशियल फोरफादर्स who generally belong to the positivism they believed that sociology is the science of society। आप उनके बारे में बता दीजिएगा कि उन्होंने कैसे प्रेजेंट करने की कोशिश की। आप डाल दीजिएगा उनका वाला लाइन, कौन? अगस्त कॉम्ट का, कि फ्रॉम साइंस कम्स प्रिविजन, फ्रॉम प्रिविजन कम्स एक्शन। तो अगर हम सोसाइटी को सही तरीके से पढ़ें तो वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट गॉट द पॉइंट। तो वो बता दीजिएगा, साइंस इज क्लियर। थोड़ा सा और इसमें खोलिएगा दूसरे पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में आइएगा, उसमें बताइएगा कि इवन Emile Durkheim believed that just like facts are associated with natural sciences, similarly sociology also deals with social fact। उन्होंने बताया कि जब आप सोसाइटी को पढ़ते हैं तो आप इनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए। क्लियर? तो ये बात आप समझा दीजिएगा इस पार्ट में। फिर आप काउंटर कीजिएगा और इस बात को बताइएगा, बट अकॉर्डिंग टू न्यू कांटियंस सोशियोलॉजी एज अ साइंस सफर्स फ्रॉम 4 मेजर प्रॉब्लम्स। क्या क्या था? प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन। तो ये 4 प्रॉब्लम्स लिख दीजिएगा और फिर कंक्लूड करते हुए डाल दीजिएगा कि हेंस there is a school of thought non-positivist which believes that it is just a mere interpretative discipline, it cannot be a science। कंक्लूड करना चाहे तो कंक्लूजन में आप अलग से डाल सकते हैं। पॉजिटिविज्म वाले ये जो नॉन पॉजिटिविज्म वाले हैं उसको कंक्लूजन में मत डालिएगा। कंक्लूजन इनका ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आप वेबर के साथ कंक्लूड कीजिए कि ऑल्दो नॉट अ साइंस बट साइंटिफिक मेथड कैन बी अप्लाइड हियर। ठीक है ना? नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन वेबेरियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी टर्म है, अथॉरिटी को डिफाइन कीजिए। ठीक है ना? अथॉरिटी क्या है? लेजिटिमेट फॉर्म यूज ऑफ पावर, जिसमें क्या होता है, जिसके ऊपर पावर का यूज हो रहा होता है वो क्या करता है जी? मिनिमम वॉलेंटरी सबमिशन करता है। क्लियर? फिर सीधे आइए, वेबर ने 3 तरह के जो है वो बताए। पहला ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा करिश्मेटिक अथॉरिटी, तीसरा रैशनल लीगल अथॉरिटी। ठीक है? तीनों के बारे में बताइए, एक एक पैराग्राफ में बताइए कि यहाँ पर जो है वो रूल का बेसिस क्या होता है। तो ट्रेडिशन में क्या होता है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या होता है? ट्रेडिशन होता है। करिश्मेटिक अथॉरिटी में इमोशन होता है। रैशनल लीगल में क्या होता है? लॉ होता है। ठीक, फिर बता दीजिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वहां पर मर्जी के हिसाब से चलता है, राजा की मर्जी के हिसाब से। दूसरे वाले में भी जो है वो करिश्मेटिक लीडर के हिसाब से, और तीसरे वाले में क्या होता है जी? पर्सनैलिटी पर बेस्ड होता है। तो इस तरह से तीनों के बारे में बता दीजिए, हो गया और क्या। एक्सप्लेन ही बोला है, इवैल्यूएट तो बोला नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड। एक पैराग्राफ स्टार्टिंग में डालिए इंट्रो में कि डेटा कलेक्शन नेसेसरी होता है रिसर्च के लिए। क्यों? क्योंकि जो डेटा कलेक्ट होता है उन्हीं पर क्या होगा? पूरा का पूरा रिसर्च होगा। तो डेटा कलेक्शन के 2 डिफरेंट मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक, आप चाहें तो क्वालिटेटिव को आप किससे एसोसिएट कर दीजिएगा? इडियोग्राफिक अप्रोच से एसोसिएट कर दीजिएगा, और क्वांटिटेटिव को नोमोथेटिक अप्रोच से एसोसिएट कर दीजिएगा। ठीक है? और फिर उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। बता दीजिएगा कि क्वालिटेटिव मेथड से डेटा बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जबकि क्वांटिटेटिव से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती है। क्वालिटेटिव में बोलिएगा क्या कि छोटे रीजन पर ही किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव बताइएगा बड़े रीजन पर किया जा सकता है, आप बहुत बड़े रीजन के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में फिर आप बता दीजिएगा क्या है कि इसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसमें रिसोर्स बहुत लगता है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स बहुत लगता है। क्वांटिटेटिव में
रिसोर्स कम लगता है। क्वालिटेटिव में बताइएगा क्या कि मीजरेबल डेटा नहीं दिया जा सकता है, कि मतलब ऐसा कोई फैक्ट डेटा ऐसा नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है कि जिसको आप मेजर कर पाएंगे। क्वांटिटेटिव में ऐसा हो सकता है। क्वालिटेटिव में बताइएगा कि क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी लैकिंग हो जाती है, क्योंकि आपका ओन कंसाइंस आ जाता है। क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर कंक्लूड करते हुए आप ट्रायंगुलेशन मेथड पर आ जाइएगा। कंक्लूजन में डाल दीजिएगा क्या कि दोनों का आजकल यूज हो रहा है, कोई क्यों, क्योंकि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है ना, तो दोनों को मिक्स करके यूज कीजिए ना ट्रायंगुलेशन मेथड। नेक्स्ट वन इज डिस्कस डर्कीम्स व्यू अबाउट सोशल फैक्ट। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सोशल फैक्ट बता दीजिएगा। ठीक है ना, डर्कीम ने क्या कहा, सोशल फैक्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशल फैक्ट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। जो चारों तरफ मतलब पूरे में क्या है, फैला हुआ है, which is external to us and which compels us to do something or to not do something। ठीक है ना, तो आप बता दीजिएगा इसके तीन मेजर कैरेक्टर, which is dispersed in society, which is external to us and which compels us to do something or to not do something। got the point? तो ये है। आप बताइएगा कि सोशल फैक्ट को उन्होंने क्यों बोला कि सब्जेक्ट मैटर है, डिस्कस है ना व्यू, तो आप बताइए क्यों, क्योंकि फैक्ट है लेकिन ये सोसाइटी से रिलेटेड फैक्ट है। थोड़ा सा और खोलिएगा, इसको समझाइएगा कि सोशल फैक्ट आर जनरली व्हाट, द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी बिकॉज़ दे आर ओनली एक्सटर्नल टू अस। उन तीनों लाइन को जो है वो खोलिएगा कि कैसे वो डिस्पर्स्ड है सोसाइटी में, क्यों, क्योंकि किसी एक ने नहीं बनाया है उनको, तो वो सोसाइटी के हैं। दूसरी बात कि दे आर एक्सटर्नल टू अस। ठीक है ना, तो वो पूरे सोसाइटी में फैले हुए हैं, हमसे एक्सटर्नल है, मेरा नहीं है वो बनाया हुआ। गॉट द पॉइंट। एंड तीसरा कंपेल अस, वो हमको कंपेल करते हैं। एग्जांपल के रूप में डाल दीजिएगा सोशल करंट और क्या, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन कीजिएगा कि क्या मतलब होता है, फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। जरूरी क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसकी रिलायबिलिटी नहीं रह जाती है। ठीक है ना, कोई दूसरा उसको रिसर्च करेगा तो उसको कुछ और मिलेगा, कोई तीसरा रिसर्च करेगा तो कोई और मिलेगा। एग्जांपल दीजिएगा, टेपोस्टैन विलेज ऑफ मैक्सिको, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस एक ही विलेज को स्टडी करते हैं, लेकिन दोनों के व्यूज जो होते हैं, दोनों के रिजल्ट होते हैं वो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग आते हैं। तो इस तरह की स्टडी के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दे लैक ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके बोलिएगा क्या कि पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी कैन बी अचीव्ड। ठीक है ना, अगर हम उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके स्टडी करें तो। वेयर एज नॉन पॉजिटिविस्ट हेबरमास को कोट कर दीजिएगा कि मिथ है। ठीक, हेबरमास को कोट कर दीजिएगा, पीटर बर्जर को कोट कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में सोचना ही अपने आप में गलत है। आप क्यों, क्योंकि आप ये वैल्यू से एसोसिएटेड होता है सोशियोलॉजी, ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी फाउंड हियर। तो ये थे आपके 10 मार्कर क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू सम 15 मार्कर्स। 15 मार्कर्स की बात करें, देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पहले पार्ट में समझाना है कि ये उन्होंने एक मेथड दिया था सोशियोलॉजी को स्टडी करने का। कॉम्प्लेक्स रियलिटी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो और हर पार्ट को अलग अलग समझ लो, तो ओवरऑल रियलिटी अपने आप में समझ में आ जाएगी। आइडियल टाइप के बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको खोलना होगा कि ऑल्दो टर्म आइडियल हैज बीन मेंशन्ड, लेकिन आइडियल का मतलब केवल अच्छे से ही नहीं होता है, इसके अंदर नेगेटिव चीजें भी हो सकती है। ये एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी रियलिटी का, जिसके अंदर वो एम्बेडेड होता है रियलिटी। द पॉइंट, समझ गए। तो इस तरह से आप समझाइएगा आइडियल टाइप क्या होते हैं कि ऑल्दो ये इमेजिनरी होता है रिसर्चर का, लेकिन कंप्लीटली इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियलिटी से एसोसिएटेड होना चाहिए। मतलब आप टॉपिक से बिल्कुल ही अपोजिट कुछ नहीं सोच लेंगे। ठीक, how did he use it in his sociological research। दोनों रिसर्च के बारे में थोड़ा थोड़ा कोट करके एक एक पैराग्राफ में डाल दीजिएगा कि ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए उन्होंने कैसे यूज किया था। आप तोड़ कर दिखा दीजिएगा कि कैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा और हर पार्ट को अलग अलग समझा। सिमिलरली आप प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उसको भी बता दीजिएगा, उसमें भी उन्होंने आइडियल टाइप बनाया था कि कैसे उन्होंने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटीज के इथोस का आइडियल टाइप बनाया था। दोनों एग्जांपल के थ्रू आप इस बात को समझा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर अ डेटा कलेक्शन। पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना होगा कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फिर वो ट्रायंगल बनाइएगा, तीन तरह का बता दीजिएगा। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, सेमी मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फिर आप सीधे आ जाइएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस है कि ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंस आ जाइएगा, इंपॉर्टेंस में दो चार पॉइंट डाल दीजिएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके थ्रू आप ऐसे भी ग्रुप से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जो इलिटरेट हो। ठीक है, जिसको आप स्क्रिप्ट का नॉलेज ना हो,
ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन का यूज मतलब प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करने के लिए भी किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ऑब्जर्वेशन से आप डिटेल समझ सकते हैं किसी भी चीज का। तो इस तरह के आप इंपॉर्टेंस पहले बता दीजिए, फिर आप आइए लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशन बताइए, टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है। जब ऑब्जर्व किया जाता है तो क्या हो जाता है, लोग कंसर्न हो जाते हैं और रियल कल्चर नहीं शो करते हैं, आइडियल कल्चर शो करते हैं। हाउथॉर्न इफेक्ट, ठीक है ना, एल्टन मेयो का हाउथॉर्न इफेक्ट, कि जैसे ही उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू किया तो वर्कर्स अपने आप अच्छा काम करने लग गए थे। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। और बाकी आप डाल सकते हैं कि कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक साथ रहने के कारण जो रिसर्चर है वो बायस्ड हो जाए उनके प्रति, तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको इग्नोर करने लग जाए। तो इस तरह के आप लिमिटेशंस इसमें कोट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी विद प्रॉपर एग्जांपल्स। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। तो कॉमन सेंस को डिफाइन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं कि इट इज अ सम होल ऑफ फोक विजडम एंड फोक नॉनसेंस। तो दोनों का कलेक्शन है ये, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोशियोलॉजी जो है वो क्या है जी, सिस्टमैटिक स्टडी है, ठीक। आप बता दीजिएगा क्या कि दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंसेस हैं। एक बीच में लाइन खींच के दोनों के कुछ डिफरेंसेस बता दीजिएगा। एक जो है वो ओपिनियन पर बेस्ड होता है, एक रिसर्च पर बेस्ड होता है। एक जो है वो क्या बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टैटिक होता है। दूसरा बताइएगा क्या कि इसका कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, उसका प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर है। चौथा आप बता दीजिएगा क्या कि कॉमन सेंस जो होता है वो रियलिटी पर बेस्ड हो भी सकता है, सच्चाई पर बेस्ड हो भी सकता है, और मतलब सोशियोलॉजी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब ये नहीं भी हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जांपल देकर बता दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जांपल देकर बता दीजिएगा, एक फार्मर और एक एग्रोनॉमिस्ट का। फार्मर के पास जो है वो कॉमन सेंस एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो एग्रोनॉमिस्ट है उसके पास जो नॉलेज है वो प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड है, क्लियर। फिर उसके बाद बताइएगा हाउएवर बोथ कैन नॉट बी कंप्लीटली सेग्रीगेटेड, बोथ दे हेल्प ईच अदर। तो फिर वो वाला डायग्राम बना दीजिएगा कि कॉमन सेंस कैसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उसके लिए, और सोशियोलॉजी कैसे कॉमन सेंस को वेरीफाई करता है या उसको मतलब वैलिडेट करता है। तो ये वाला रिलेशन आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्सोनियन नोशन ऑफ पैटर्न वेरिएबल। तो पार्सन पैटर्न वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि पार्सन ने पैटर्न वेरिएबल, वो ये देखना चाह रहे थे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एक्टर जो होता है उसके पास वेरिएबल्स तो है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, बट दे आर अ पैटर्न, ठीक है। यानी कि कुछ भी नहीं चूज कर सकता है, देयर आर सर्टेन पैटर्न्स, उन्हीं पैटर्न्स में से उसको चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा पार्सन्स में क्या कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या था कि वो पॉजिटिविस्ट के रूप में जो है वो लॉ भी देना चाह रहे थे, लेकिन जब लॉ देते थे तो यानी कि अगर वो ये बोल देंगे कि एक्टर जो है वो ऐसा ही एक्ट करेगा तब तो फिर सोशल चेंज या फिर बाकी क्रिटिसिज्म हो जाएगा, एंड ही वाज वेरी ससेप्टेबल टू हिज क्रिटिसिज्म। तो इसलिए उन्होंने पैटर्न वेरिएबल का कांसेप्ट दिया था। गॉट द पॉइंट। फिर वो पांचों पैटर्न्स आप बता दीजिएगा, ठीक है ना, एस्क्रिप्शंस वर्सेस अचीवमेंट्स, वो सारे यूनिवर्सलिज्म, पर्टिकुलरिज्म, वो पांचों बता दीजिएगा, सिंपल सा बात है। अच्छा हाँ, इवैल्यूएट बोला है, इवैल्यूएट, तो वो पांचों बता देने के बाद फिर आपको ये भी समझाना होगा यहाँ पर कि क्या उनमें प्रॉब्लम था। तो आप बता दीजिएगा कि एक्चुअली ही वांटेड टू परफॉर्म द ग्रैंड थ्योरी, ठीक। वो एक ही थ्योरी के थ्रू जो है वो सारे प्रॉब्लम्स को समझाना चाह रहे थे, हेंस हिज थ्योरीज वर वेरी मतलब वर क्रिटिसाइज्ड। दूसरी बात आप क्रिटिसिज्म में ये भी डाल दीजिएगा कि ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वाज वेरी ससेप्टेबल टू क्रिटिसिज्म, वो बार-बार अपनी बातों को बदलते रहते थे, इसी कारण से भी उनकी थ्योरी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वन, क्रिटिकली एग्जामिन द पर्सपेक्टिव ऑफ डेविस एंड मूर विद रिस्पेक्ट टू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डिफाइन कीजिए, सीधे आ जाइए डेविस एंड मूर, रोल एलोकेशन का तरीका है, बता दीजिए वो पॉइंट, ठीक। सोसाइटी में जो लोग मतलब एबल लोगों की संख्या कम है, तो जो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं वो इन्हीं लोगों को दिए जाने चाहिए। सिंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो ये ट्रेनिंग में टाइम, एनर्जी, पैसा वेस्ट करते हैं, हेंस दे शुड बी रिवॉर्डेड मोर। डेविस एंड मूर। तुरंत लेके आइए मेल्विन टुमिन को, मेल्विन टुमिन बताइए, उन्होंने सीधे क्रिटिसाइज किया। कैसे क्रिटिसाइज किया, किस बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि मतलब लोगों के पास मतलब स्किलफुल लोग जो हैं या फिर जो लोग हायर स्किल रखते हैं वो लोग कम होंगे, या फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि कोई काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई काम कम इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलते हैं कि पैसा खर्च भी किया है तो इनिशियल कुछ ईयर्स में उनको ज्यादा रिवॉर्ड दो, हमेशा क्यों रिवॉर्ड दोगे, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो बड़ा ट्रेडिशनल डिबेट है, आप लोगों ने जहां से भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा। लुक हियर, देखिए मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, फिर तो पता चले कि मैं पूरा टॉपिक ही पढ़ाने लग गया, तो वो नहीं हो सकता है ना यहाँ पर। तो इसीलिए मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप जहां से भी पढ़े हो आप रिस्पेक्टिव मतलब अपने नोट्स में जाकर एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, यू विल बी एबल टू क्लियर दीज डाउट्स। गॉट द पॉइंट। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है। देन द लास्ट सेक्शन
20 मार्कर, जिसमें से 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने थे। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सीधे स्टार्ट कीजिएगा कि सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन एमर्ज्ड इन यूरोप, ठीक है ना, एंड इट अपीयर्ड देयर ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड व्हाट इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, ठीक, दैट एमर्ज्ड इन यूरोपियन सोसाइटी। फिर सीधे आ जाइएगा हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या क्या थे उसमें बता दीजिएगा, क्या क्या थे हिस्टोरिकल फैक्टर्स बताइए। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ, ये सब जो है वो आपके फैक्टर्स हैं। वैसे कमर्शियल रेवोल्यूशन जो है वो टीम बॉटम और भी नहीं मेंशन करते हैं और इरविंग जेटलिन भी मेंशन नहीं करते हैं, बट फिर भी बहुत लोग अपने आंसर्स में इस पॉइंट को मेंशन करते हैं, तो यू कैन कोट इट। देन उसके बाद आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आपको क्या मेंशन करना था, रेनेसा, एनलाइटनमेंट, इसके अलावा जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, इन तीनों के बारे में चर्चा कर दीजिएगा। बताइए कैसे 14th सेंचुरी के बाद से धीरे धीरे रेनेसा शुरू हुआ इटली से, ठीक है। फिर उसके बाद बताइएगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे लोगों ने जो है क्वेश्चन करना शुरू कर दिया चर्च के डोमिनेंस को, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सब की चर्चा कीजिएगा। फिर उसके बाद आप बताइएगा साइंटिफिक डेवलपमेंट जैसे कि कोपरनिकस या फिर आपके न्यूटन, इन लोगों ने क्या किया, इस तरह की डिस्कवरीज दी, इस तरह की बातें बताई जो पहले नहीं मानी जाती थी। फिर उसके बाद पैरा चेंज करना है, मतलब 3 आपने उसमें डाल दिए, 3 इसमें डाल दिए, फिर सीधे आप पैरा चेंज करिए। बताइए इस कारण से यूरोपियन सोसाइटी में कई सारे नए नए चैलेंजेस दिखने लग गए, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। एक तरफ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी चीजें जो है वो ह्यूमैनिटी के ग्रोथ को डेजिग्नेट कर रही थी, मतलब रिप्रेजेंट कर रही थी, दूसरी तरफ स्लम्स वगैरह का क्रिएशन मतलब ह्यूमन के फॉल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया कि कैसे समझे, और सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ। Explain Durkheim's theory of religion. How far is it relevant in understanding contemporary society? स्टार्ट कीजिए सीधे डर्कहीम ने जो रिलीजन का डेफिनेशन दिया था उससे, ठीक है ना। क्लियर है, इज सम होल ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। द बिलीफ्स लेजिटिमाइजेस इट वेयर एज प्रैक्टिसेस कंक्रीटाइज इट। बात सिंपल। सीधे आ जाइएगा कि उन्होंने अरुंटा में स्टडी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि प्रिमिटिव सोसाइटी में पढ़ोगे, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटीज में कलर चेंज हो जाते हैं। क्लियर। बताइए टोटेमिज्म को स्टडी किया था, ठीक, उन्होंने पाया क्या कि रिलीजन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रेड एंड प्रोफेन, ठीक है ना। सैक्रेड जो फॉरबिडन होते हैं, प्रोफेन जो बाकी चीजें होती हैं। क्लियर। बताइएगा कि ही इन हिज स्टडी फाउंड दैट कि फॉर रिलीजन गॉड का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, इट इज द सोसाइटी व्हिच इज एक्चुअली वर्शिप्ड, ठीक है। ये उनकी थ्योरी हो गई। पैरा चेंज कीजिए, पैरा चेंज करके बताइए कि बीइंग अ फंक्शनलिस्ट मतलब ही वांटेड टू प्रेजेंट द फंक्शंस ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन कैसे लोगों को एक साथ लाता है, रिलीजन कैसे कॉमन कल्चर, कॉमन मतलब बिलीफ, कॉमन सेलिब्रेशन को जन्म देता है, इस तरह की बातें बताइए, ये सोसाइटी से लोगों को जोड़ता है। अब क्या करना है, हाउ फार इज इट रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्परेरी सोसाइटी। तो देखिए उन्होंने रिलीजन के पॉजिटिव केवल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट किया। तो आप बताइए कि आज भी रिलीजन इस तरह की चीजें करता है, धर्म के कारण क्या होता है, हम कॉमन मतलब लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं, एक कॉमननेस का भाव आता है। तो पहले पार्ट में तो आप बताइए कि कैसे रेलेवेंट है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आप बताइएगा लेकिन वो रिलीजन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट नेचर या फिर प्रॉब्लम्स को नहीं डिजाइन समझा पाए, जैसे कि कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, ये सारी चीजें जो आ रही है, जिस कारण से सोसाइटी में राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, इन सब चीजों को वो नहीं समझा पाए थे। क्लियर हुआ। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मार्क्सियन एंड वेबेरियन नोशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। वेरी इजी, ठीक है ना। मार्क्स से पहले तो चाहे तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को डिफाइन करके ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर मार्क्सियन नोशन बताइएगा कि मार्क्स ने स्ट्रैटिफिकेशन का एकमात्र बेसिस किसको माना, जी वेल्थ को माना, और केवल 2 माने उन्होंने, क्या, वही आपके बुर्जुआ और प्रोलेटारियत, ठीक है। तो एक तरफ तो आपके बुर्जुआसी हो गए, दूसरी तरफ प्रोलेटारियत हो गया, केवल 2 उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया। वेबर इनको क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक मानेंगे। क्यों? क्योंकि वेबर का भी ये कहना था कि हाँ वेल्थ एक बेसिस जरूर है, बट इट इज नॉट द ओनली बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो अपार्ट फ्रॉम वेल्थ, पावर एंड व्हाट, प्रेस्टीज, ये भी 2 अलग तरह, स्टेटस, ये भी 2 अलग बेसिस हैं। गॉट द पॉइंट। तो पहला तो यहाँ पर कंपैरिजन हो गया। फिर दूसरा बताइए कि वेबर ने अगर क्लास वाला भी माने तो उसमें 4 में बांटा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी, अपर क्लास, व्हाइट कॉलर, फिर उसके बाद पेटी बुर्जुआ और तीसरे मैनुअल्स, तो 4 हो गए। क्लियर है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि वेबर ने बाकी भी स्टेटस के बारे में बताया और ये दिखाया कि कैसे ये एक दूसरे में इंटरैक्ट भी करते हैं, यानी कि एक क्लास बेसिस को जो है वो एक स्टेटस आपस में इंटरैक्ट कर सकता है या काट सकता है बीच से। तो आप ये समझाइएगा, इसके थ्रू आप इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं कि कैसे दोनों के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी एक दूसरे से कंपेयर की जा सकती है। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जी यूपीएससी का, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस वाज
अ ब्रीफ ओवरव्यू। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं समझा सकता था, दैट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जो है वो मेहनत करेंगे और अगले टेस्ट में और बेहतर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।